नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। रोज की तरह यहां सबकी क्लास लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा पाठशाला में। तो आज की पाठशाला में क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको फ्लाइट मोड में भी पीएम मोदी का वर्क मोड बताएंगे आपको आज की पाठशाला में। आपको आज की पाठशाला में बताएंगे 5 ग्लोबल कंपनीज के बिजनेस की बात वाला चैप्टर। आज पाठशाला में बताएंगे आपको अमेरिका से बम्पर इन्वेस्टमेंट लाने वाला पीएम मोदी का फॉर्मूला, और साथ ही साथ बात होगी चाइनीज मोबाइल को कूड़ेदान में डालने वाला एक देश जो है वो कौन सा देश है। शुरुआत करते हैं डिप्लोमेसी की क्लास के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका पहुंचते ही बैक टू बैक मीटिंग से शुरू कर दी। उन्होंने टॉप अमेरिकी कंपनीज के सीईओ से आमने सामने बातचीत की है। अब वो कंपनी कौन कौन सी आपको बता देते हैं। इनमें क्वालकॉम शामिल है, अडोबे शामिल है, इनमें फर्स्ट सोलर शामिल है, जनरल एटॉमिक्स इसमें शामिल है, और साथ ही साथ ब्लैकस्टोन के सीईओ शामिल हैं। ये सारी कंपनीज अपने अपने सेक्टर में टॉप की ग्लोबल कंपनीज हैं। इनमें क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन से पीएम मोदी की क्या बातचीत हुई वो पहले आपको हम बताते हैं। क्वालकॉम के सीईओ ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि भारत बड़ा मार्केट है और यहां बिजनेस के बड़े मौके। क्वालकॉम के सीईओ ने भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काम करने की बात कही है। सेमीकंडक्टर की अहमियत क्या है ये कल की पाठशाला में आपको हमने बताया था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 5G के लिए तैयार है और क्वालकॉम इस सेक्टर की बड़ी कंपनी है। भारत में टैलेंट है, मौके हैं, बिजनेस करना आसान है, और इसीलिए क्वालकॉम के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। पीएम मोदी ने भारत की नई ड्रोन पॉलिसी पर बात की और कहा कि क्वालकॉम भारत के साथ नई संभावनाओं और उभरते हुए बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। डिजिटल इंडिया के लिए बड़ी मुलाकात होने वाली हुई है। पीएम मोदी ने भारत में निवेश पर जोर की बात कही। 5G टेक्नोलॉजी पर बात बनेगी कि नहीं बनेगी ये भी अहम बात है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्वालकॉम क्या है। उसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्वालकॉम की इंपॉर्टेंस से पहले आप जानें कि क्वालकॉम कंपनी की हैसियत क्या है। यह अमेरिका की ग्लोबल टेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी है और विश्व भर में डील करती है। मोबाइल फोन चिप की दुनिया में सबसे बड़ी सप्लायर है। ज्यादातर फोन में इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है। आप जो फोन इस्तेमाल करते हैं देखिएगा उसमें संभवतः स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा जो कि बड़ी मात्रा में फोन्स में इस्तेमाल होता है। 5G टेक्नोलॉजी में ये चीन की हुआवे जो कंपनी है और जो ZTE कंपनी है उन दोनों को टक्कर देती है। 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जरूरी पेटेंट्स क्वालकॉम के पास हैं। क्वालकॉम के भारत में भी 7 शहरों में डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और ये भारत में टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप कंपनियों में निवेश कर रही है। इसका फोकस जो है वो 5G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्लाउड है। ये 3 मेन फोकस क्वालकॉम के। बताते हैं आपको कि अडोबे के जो सीईओ हैं शांतनु नारायण, उनसे भी पीएम मोदी की बातचीत हुई। दोनों के बीच में भारत में अडोबे के प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हुई है। अब और क्या क्या बात बताते हैं आपको कि इसमें हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं पीएम मोदी की एडोबे के सीईओ से मुलाकात जो हुई है उससे क्या क्या उम्मीदें हैं ये बताते हैं आपको। इससे भारत में निवेश बढ़ाने की उम्मीदें हैं। नई टेक्नोलॉजी पर सहयोग में भी बात होगी। ये भी उम्मीद हो रही है कि नई टेक्नोलॉजी में दोनों के सहयोग से टेक्नोलॉजी को और कैसे विकसित और कैसे सुदृढ़ किया जा सके इसके बारे में बात होगी। लेकिन आप ये जानिए पहले कि अडोबे कंपनी की हैसियत क्या है, अडोबे कंपनी क्या है, यह आपको हम पहले बताते हैं। ये दुनिया की मशहूर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। दुनिया भर में इसके करोड़ों सॉफ्टवेयर यूजर हैं। अडोबे का हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और भारत में अडोबे के नोएडा, बेंगलोर में सेंटर है। भारत में अडोबे 20 साल से है और 6000 कर्मचारी हैं जो कि अडोबे में काम करते हैं। अब बात होगी फर्स्ट सोलर की जिसके सीईओ से मुलाकात की बात थी। अब उसके बारे में बताते हैं आपको। अमेरिका की यह कंपनी सोलर पैनल बनाती है, साथ ही फोटोवोल्टेइक पावर स्टेशन बनाती है। सोलर फोटोवोल्टेइक की मदद से ही सूर्य की रोशनी को बिजली में तब्दील किया जाता है। पीवी मॉड्यूल पर पावर स्टेशन बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसने दुनिया के कई बड़े पीवी सोलर प्लांट का कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और उनको फाइनेंस किया और इसी साल कंपनी ने भारत में 5000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है।
हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो कि लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट की, और साथ ही साथ पूरी जानकारी भी दे रहे हैं आपको। सुशांत, जैसा कि कल आपने जिक्र किया था कि पाठशाला में अच्छे सबक सिखाने के लिए कई दफा टीचर को बाहर बैठना पड़ता है, पाठशाला से बाहर जाना पड़ता है। अब बताइए जरा कि जो इन 5 बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ मुलाकात जो रही है, जो हुई है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं और इस वक्त क्या अपडेट आपके पास है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं अनंत जी, ये जो तस्वीर है, ये जो पाठशाला है, आज पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाठशाला, क्योंकि ये जो सबक है ना, वो जिंदगी का सबक है जो लोगों को देखना और सीखना चाहिए कि भारत में रहकर और भारत को एक साथ एक लड़ाई जो हमने लड़ी कोरोना के खिलाफ, उसको सिर्फ गालियां देने वालों के लिए तस्वीर है। ये जो आप मेरे आसपास तस्वीर देख रहे हैं अनंत, सिर्फ और सिर्फ हरी जमीन पर सफेद चीज आपको नजर आ रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा दूर तक देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये एक सफेद सी चीज आपको नजर आ रही है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है जी, ऐसा क्या है यहां पर जो ये पूरा सब सफेद नजर आ रहा है? ये दरअसल क्या है? ये वो झंडे हैं जो लगाए गए हैं अमेरिका में कोरोना से हुई मौत को लेकर। एक एक व्यक्ति जो मरा है उसके परिवार वालों ने आकर यहां पर यह झंडा लगाया है, तो 6,78,584 झंडे हैं। भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीरें तो बहुत दिखाई गई। ऐसा दिखाया गया जैसे भारत में जो हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। लेकिन यह तस्वीर देखिए दूर तक और सोचिए कि अमेरिका में क्या हुआ है। उस अमेरिका में जहां पर आप खड़े होकर कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ा और मजबूत देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है यहां पर, मुझे बताइए। हेल्थ सुविधाओं की क्या कमी है। लेकिन कोरोना ने क्या किया वो देखना चाहिए आपको। आप अगर दिखा सके गोपाल, ये तस्वीर दिखाइए इधर, कितनी दूर तक आपको नजर आ रहा है। ये एक एक झंडा एक एक अमेरिकी नागरिक की मौत की कहानी बयां कर रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको दिखाइए, ये आंकड़ा जो है, ये बड़ी सी स्क्रीन यहां पर लगी हुई है और यहां क्या लिखा है लोगों को पढ़ना चाहिए। 6,78,584 6,78,584 मौतें अमेरिका के अंदर हुई हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अमेरिका में जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें से किसी का भी दर्द है जो वो है वो कहीं से कम होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना और बताना चाहता हूं पाठशाला में कि भारत में कोरोना जैसी बीमारी के बीच भी कैसे पॉलिटिक्स हुई। क्योंकि अगर ये पूरा मैदान भर सकता है मरने वालों की यादों से, तो ये अकेले भारत की तस्वीर नहीं थी। उधर दिखाइए गोपाल, दिखाइए कि कितनी दूर तक क्या तस्वीर है। और यहां लोगों ने जो झंडे लगाए, अगर आप थोड़ा पास आए और दिखा सकें, मैं आपको कुछ मैसेजेस पढ़कर सुनाता हूं। ईमा जेन कॉडेट, लविंग वाइफ, मदर, ग्रैंडमा, great grandma, great great grandma, sister and friend, the most amazing women and a follower of Jesus Christ. लोगों ने ये झंडा लगाया और अपनी यादों को यहां पर छोड़कर गए। उस याद में उसको दिखाने के लिए कि आप यहां पर थे और आप यहां पर मौजूद थे, लेकिन आज नहीं है, लेकिन आपको याद किया जा रहा है। मारियो बेलगवेव, डेनिजा स्कैनो, ग्लैडिस विल्सन, रेस्ट इन पैराडाइज। ये किसी एक परिवार के 3 लोगों की जाने गई हैं, 3 लोगों की, और उसका एक झंडा यहां पर लगाया गया है। ये तस्वीर है अमेरिका के अंदर। और कोरोना को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई है, आप उसको देखिए। मैं आपको चलता जाता हूं और दिखाता जाता हूं कि इन संदेशों को आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितने महीनों तक पढ़ते जाएंगे। यहां पर कुछ संदेश है, आपको पढ़कर सुनाता हूं। लोगों ने अपनों को खोया है, उस लड़ाई में खोया है जिससे दुनिया जूझ रही थी। इसको दिखाइए, ये झंडा दिखाइए। थॉमस मोरोस्की, 17/8/51 से लेकर 20 जनवरी 2021, वी मिस यू। ये मैसेज पढ़िए, इधर पढ़िए, जिधर देखिएगा आपको संदेश दिखेगा। मार्क ब्लम और एक छोटा सा दिल उनके परिवार ने बनाया हुआ है।
ये तस्वीर देखिए, चार्ली कॉन्गसन एक छोटा सा दिल बना है, जेफरी टेटलक सीनियर एक दिल बनाया है किसी ने, टे एक्स्ट्राऑटोनमस ये किसी दूसरी भाषा में है, उसको लिखा गया है। तो क्या यहां मौतें नहीं हुई हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन विदेशी मीडिया वालों से कि अगर अमेरिका में सब ठीक था और जलती चिताओं की तस्वीर सिर्फ भारत में थी, तो यह कहां से आया है, कैसे आया है? भारत में जो कोरोना से एक एक मौत हुई वो उतनी ही दुखदाई है जितनी यहां लगे एक एक झंडे का दर्द रहा होगा, उनके परिवार वालों का दर्द रहा होगा। लेकिन मैं आपको क्यों यहां लेकर आया? जब भारत की चर्चा होती है, भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा होती है कि वो यहां आकर कैसे भारत को बेहतर बनाया जा सके, तो पॉलिटिक्स होती है कि पीएम फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। भारत को तो कोरोना में ढकेल दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। अरे खत्म कैसे किया जाता है किसी देश को देखकर? अगर आपको सीखना हो, समझना हो, तो इस तस्वीर को देखकर समझिए। भारत ने, मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि बड़ी बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा। जो पहला लॉकडाउन था, अगर उस वक्त वो लॉकडाउन न लगा होता और भारत में इसी तरीके से झंडे लगाने की जरूरत पड़ती या परंपरा चलती, तो पता नहीं कितने और यहां से भी ज्यादा करोड़ों झंडे लगे होते। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वो लॉकडाउन लगा, लेकिन उसका भी मजाक बनाया गया, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। दूसरी लहर जब आई, बार बार कहा जाता रहा कि अपनी अपनी तैयारियां कीजिए, वो तैयारियां नहीं की गई और उसका नतीजा यह था कि भयावह स्थिति बनी, दुनिया में बनी। ये गवाही है उसकी। ये सारे लोग पहली लहर में नहीं मारे गए, इनकी मौतें कोरोना की जो दूसरी और तीसरी लहर अमेरिका में आई उस वक्त हुई हैं। तो आप सोचिए कि दुनिया की क्या स्थिति रही। आपको बताना और दिखाना इसलिए चाह रहा हूं, पाठशाला में मैंने इसलिए कहा कि यह जीवन का मैसेज है, यह जीवन की क्लास है। यहां जो झंडे लगे हैं उस पर यहां पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। एक मेमोरियल बनाया गया, वो तस्वीर देखिए, आसमान को छूता वो मेमोरियल है जो कोरोना से हुई मौतों को लेकर बनाया गया है। और हमारे यहां भारत में कोरोना से हुई मौतों को सियासत का मौका बना दिया गया। फलाने पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो उस देश, उस राज्य में चलती है, तो वहां के सवाल मत पूछो और दूसरे राज्य के पूछो। और मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं, कई लोगों ने, उनके दिल का दर्द इतना होगा कि लिखकर नहीं दिखाया। रिचर्ड रामगा, रिमेंबर्ड एंड मिस्ड। इन दर्द का क्या कीजिएगा आप? किसी के पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, उसने सादा झंडा लगाया है। उनकी जिंदगी ऐसे ही सादी हो चुकी है, कोरा कागज हो चुकी है। क्या आप उनसे पूछिएगा, मुझे बताइए इसका क्या जवाब है? जो लोग इस देश में एजेंडा चला रहे थे, उनके लिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। ये तस्वीर देखिए आप, मिस्टर न्यूवो एंड माई डार्लिंग डॉर्माई, उनके लिए संदेश। ये तस्वीर देखिए, चार्ल्स किप कोच, टू आवर ब्रेव फादर, ग्रैंडफादर and veteran, you are very missed, may you rest in peace, your loving family। अरे उन विदेशी पत्रकारों से पूछिए, उनको नहीं दिखा क्या अमेरिका के अंदर भारत में जलती चिताओं की तस्वीरें खींच कर इंटरनेट पर डॉलर में बेचने वालों को यह तस्वीर नहीं दिखी क्या? गोपाल मेरे साथ आइए, हम चलकर दिखाते हैं कि कितनी दूर आपको चलना पड़ेगा अगर आप अमेरिका में कोरोना से जो तबाही मची उसको समझना और महसूस करना चाहें। आप चलते चले जाइए, यह खत्म नहीं होगा,
इधर से उधर, उधर से इधर आप घूमते रह जाएंगे और चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ये झंडे नजर आ रहे हैं जो एक एक मौत की गवाही दे रहे हैं। क्या यहां की मीडिया को यह नहीं दिखा? क्या भारत की मीडिया को नहीं दिखा कि रात को 9 बजे बड़े बड़े शो करने वाले पत्रकारों को नहीं दिखा कि अमेरिका से पूछे कि यह कैसे हो गया? क्या उनको नजर नहीं आया कि यह पूछना चाहिए कि आखिर ये मौतें जो हुई ये कैसे हो गई? अमेरिका, तुम तो वर्ल्ड पावर थे। लेकिन वो नहीं पूछेंगे। वो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई यही है कि दुनिया ने दर्द झेला है। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेने से और आईसीयू बेड बना देने से अगर मौतें रुकती होती तो यह नहीं हो रहा होता। हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी? उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं दी, जिन्होंने दुनिया को कहा मरते हो तो मर जाओ लेकिन हम वैक्सीन नहीं देंगे, उनके यहां क्या हुआ है वो देख लीजिए। यह पाठशाला में बहुत बड़ा सबक है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, कि आपको समझना चाहिए कि आप और आपके अपने कैसे कई बार सियासत में इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे उनकी मौतें इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे आपका दर्द इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दर्द दुनिया का था, अकेले भारत का नहीं था। इसलिए आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं, अमेरिका की तस्वीर। 6,78,000 झंडे, यानी 6,78,000 मौतें जो अब तक हुई हैं। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, एक बार गोपाल वो स्क्रीन बोर्ड फिर से दिखाइए। इन अमेरिका, रिमेंबर, 6,78,584 ये आंकड़ा है, ऑफिशियली लिखा हुआ है। और यहां लोग आते हैं, अपनों को याद करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन जो वक्त हमने झेला, जो हमने देखा और उस वक्त भी जो हुआ, उसको देखिए, सीखिए और यहां से भी एक सबक लीजिए। अनंत, अब आपके पास लौटता हूं, पाठशाला में आगे और क्या है हमारे पास? बिल्कुल सुशांत, और देखिए ये तस्वीरें किसी जगह, किसी वेबसाइट पर, किसी चैनल पर, भारत में खासतौर किसी अखबार में अब तक दिखाई नहीं पड़ी होंगी। अपने दर्शकों में बता रहा हूं सुशांत, जो आज सुशांत आपको दिखा रहे हैं, और जिस गगनचुंबी मेमोरियल की आप बात कर रहे हैं सुशांत, जो आप दिखा रहे थे, वैसी गगनचुंबी इमारत भारत में भी बन सकती है अगर आप उन बयानों को कागज पर लिख करके एक जगह रखना शुरू करें, जो बयान कोरोना के दौरान सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत के लिए अलग अलग दलों की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से दिए गए थे। उन खाली बयानों का आप एक जगह कागज पर रखकर रखना शुरू करेंगे तो इससे भी ऊंची इमारत आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सुशांत की एक तरफा रवैये के पीछे जो लोग अपनी राजनीति साधते हैं, क्या मौत पर राजनीति करने से भी बाज नहीं आते हैं? ये तमाम वो सवाल सुशांत जिनकी जवाब ये जनता पूछेगी उन तमाम लोगों से जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे थे और बता रहे थे कि ये फलाना पार्टी की वैक्सीन है, लगवाइएगा मत, या देश में जब सबको लग जाएगी तो मैं आखिर में लगवाऊंगा। ऐसी रिपोर्टिंग टाइम्स नाउ भारत लगातार आपको दिखाता रहेगा, आपको सच्ची और आपके हक वाली तस्वीरें दिखाता रहेगा। वो तस्वीरें जो कि आपके लिए जानना, आपके लिए देखना और आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। एक एक करके लगातार आपको हम बता रहे थे, आप सुशांत ने आपको वहां से रिपोर्ट दिखाई, और उसके पहले पाठशाला में जो चैप्टर आपको हम बता रहे थे वो उन कंपनीज के बारे में बता रहे थे जिन कंपनियों की सीईओ के साथ पीएम मोदी की मुलाकात तय हुई थी। उनमें अगली कंपनी की हम लोग बात करते हैं, बात होगी ब्लैकस्टोन की। उस कंपनी के बारे में बताते हैं आपको कि दुनिया की बड़ी एक निवेशक कंपनी है, भारत में सबसे बड़े प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर में से एक है। इसे निवेश का सबसे ज्यादा रिटर्न भारत से मिलता है। ब्लैकस्टोन का भारत के रियल एस्टेट में एक बड़ा हिस्सा है जो ब्लैकस्टोन ने निवेश किया हुआ है। अगली बात करते हैं अगली कंपनी की, और कंपनी भी बेहद महत्वपूर्ण है, नाम है जनरल एटॉमिक्स। ये डिफेंस और एनर्जी में सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है। ये न्यूक्लियर एनर्जी के अहम रिसर्च में शामिल रही है। इसने सर्विलांस एयरक्राफ्ट की तकनीक पर काम किया, वायरलेस और लेजर तकनीक के रिसर्च पर इसने बहुत काम किया, शानदार काम किया। अमेरिकी एयरफोर्स के प्रीडेटर ड्रोन जो हैं, जिनको लिया भी है भारत ने, वो इसी कंपनी ने बनाए हैं। इन कंपनियों से भारत क्या चाहता है, ये एक अहम सवाल है। अब भारत क्या चाहता है बताते हैं आप।
क्वालकॉम से क्या चाहता है? क्वालकॉम से उम्मीद है कि वो भारत में 5G में निवेश को बढ़ाए ताकि टेक्नोलॉजी और मजबूत हो। अडोबे से क्या चाहता है ये आपको बताते हैं। अडोबे से उम्मीद कि वो भारत में निवेश को बढ़ाए, न्यू टेक्नोलॉजी में भारत का सहयोग करे ताकि भारत और ज्यादा एक सशक्त देश बन सके। जनरल एटॉमिक्स से उम्मीद है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो भारत का सहयोग करे, प्रेडेटर ड्रोन की खरीद में भारत की मदद करे। फर्स्ट सोलर से उम्मीद है कि वो भारत के सोलर टारगेट में भारत की मदद करे, भारत के सोलर सेक्टर में वो आकर के निवेश करे। इसके अलावा पीएम मोदी देर रात वाशिंगटन पहुंचे थे। दिल्ली से वाशिंगटन पहुंचने में करीब 16 घंटे का वक्त लगा। उन 16 घंटों के दौरान भी पीएम मोदी का वर्क मोड ऑन रहा। फ्लाइट में जरूरी फाइलों को देखा। ये देखिए तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अपनी तस्वीर पीएम मोदी ने साझा की थी। उसमें लिखा है कि लंबी फ्लाइट आपको पेपर वर्क पूरा करने का मौका देती है। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत भी रहा और वहां रहने वाले भारतीयों ने जो स्वागत किया, वाशिंगटन के एंड्रयूज एयरबेस पर जब पीएम मोदी का प्लेन लैंड हुआ तो वहां पहले से कई लोग खड़े थे और पीएम मोदी भी सभी के साथ गर्मजोशी से मिले। मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत, जरा उन तस्वीरों का आप शब्दों में बयां कीजिए जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे और उनका स्वागत वहां मौजूद लोगों ने किया था और क्या रिस्पांस पीएम मोदी का रहा था। अनंत, देखिए इस पाठशाला में एक और कमाल की बात आपको बताता हूं जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, देखिए विपक्ष का काम है वो करेंगे, उससे आप उनको पीछे भी नहीं खींच सकते। कुछ जगहों पर उनको करना ही है। अगर प्रधानमंत्री आएंगे वाहवाही होगी, इंडियन डायस्पोरा उनकी वाहवाही में गाने गाएगा और विपक्ष कहेगा बहुत अच्छा, तो वो कैसे संभव है। तो इसलिए यहां जब पीएम आए तो वो दिखा है एयरपोर्ट पर भी और यहां पर भी। जब आप लोगों से बात कीजिए उसकी और डिटेल रिपोर्ट आपको देता हूं। ओवर टू यू। बिल्कुल सुशांत, और वो डिटेल आपसे हम लेते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो कंपनीज के सीईओ से मिले हैं उनके मुलाकात का फल क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं बताते रहते हैं। पीएम मोदी जब जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से मिले तो उनके दिमाग में प्रीडेटर ड्रोन जरूर होगा। जनरल एटॉमिक्स ही प्रीडेटर ड्रोन बनाती है जिसकी भारत को बेहद जरूरत है। भारत 30 आर्म ड्रोन खरीदने का मन बना चुका है। अमेरिका से 22,000 करोड़ रुपए में डील पर बात भी हो रही है और तीनों सेनाओं को 10-10 आर्म ड्रोन देने की योजना पर भी काम हो रहा है ताकि सेना और सशक्त और मजबूत हो। इंडियन नेवी के पास अभी 2 प्रीडेटर हैं, MQ-9, जो कि हिंद महासागर में लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये ड्रोन अनआर्म्ड है, इससे निगरानी की जा सकती है लेकिन हमला नहीं हो सकता। ये दोनों ड्रोन पिछले साल नवंबर में ही जनरल एटॉमिक्स से लीज पर लिए गए थे। पाकिस्तान और चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना को हथियार वाले ड्रोन की जरूरत है, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान भी चीन के आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान तुर्की से आर्म्स ड्रोन खरीदने की प्लानिंग में है। और आपको बता दें कि इससे जो देखिए, पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर दिखाते हैं जब जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान उनके जहन में क्या बातें रही होंगी, विवेक लाल के साथ जब पीएम मोदी की बात हुई उनके जहन में क्या बातें रही होंगी, ये लगातार आपको बता रहे हैं। जो हम लगातार आर्म्ड ड्रोन्स की बात कर रहे हैं उसकी महत्ता आपको समझाए कि चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर एक साथ खुद को मजबूत करने के लिए 30 ड्रोन की डील पर बात हो रही है, जबकि अमेरिका के साथ 22 ड्रोन की एक डील लगभग तय होने के कगार पर है। 30 ड्रोन अगर भारत में आते हैं तो सेना के तीनों विंग्स को 10-10 ड्रोन्स दिए जाएंगे। अभी जो 2 ड्रोन जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है, जिसके बारे में आपको बताया, जो कि नेवी यूज कर रही है, वो अनआर्म्ड ड्रोन्स हैं। वो ड्रोन्स खाली निगरानी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये ड्रोन्स हमारे सामने पहुंच जाएंगे, हमारे साथ पहुंच जाएंगे, वैसे ही हम निगरानी भी कर सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। जैसे भारत को 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने हैं, लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है। समय क्यों लग सकता है? क्योंकि भारत 2 चीजों को देख रहा है। वो चीजें क्या क्या है बताते हैं आपको। देखिए, पहली जो बात जो है जिसको भारत ध्यान में रखे हुए इस वक्त, वो है प्रीडेटर ड्रोन की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत महंगे ड्रोन होते हैं। दूसरी बात है प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी। ये 2 बातें जो कि टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर होनी चाहिए, इस पर लगातार बात हो रही है क्योंकि बार बार खरीदते नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी भी साझा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कीमत की। 30 प्रीडेटर ड्रोन के अगर खरीदे जाते हैं तो उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की डील करनी होगी। ज्यादा कीमत होने की वजह से भारत इससे बेहतर डील चाहता है कि 22,000 करोड़ रुपए से कुछ और बेहतर डील अगर मिल पाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसलिए लगातार नेगोशिएशन
इसी को लेकर चल रही है और इसी के नेगोशिएशन की बानगी आप देखेंगे कि जल्दी ही भारत इस टेक्नोलॉजी से लैस भी होगा, वो भी बेहतर कीमत के साथ। अब दूसरी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। क्या रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में सेटअप की जाएगी? यह सबसे अहम कंसर्न है। कंसर्न यह भी कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अमेरिका तैयार होगा? ये बातें साफ होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह, क्योंकि आप अगर कोई भी डिवाइस खरीद कर लाते हैं तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी आती है या उसमें कोई इंप्रोवाइजेशन करना होगा, उसको अगर मेंटेन करना होगा, तो रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए आप बार बार किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी आत्मनिर्भरता के लिए लगातार बातचीत की जा रही है और बातचीत यह भी की जा रही है कि जिस टेक्नोलॉजी के सहारे इन ड्रोन्स को सेटअप किया गया, इन ड्रोन्स को बनाया गया है, वो टेक्नोलॉजी भी भारत के पास ट्रांसफर होनी चाहिए, भारत का ये मानना है। और इसी के लिए लगातार वो अमेरिका से बात कर रहा है, उसी के लिए नेगोशिएशन भी हो रही है, यानी दोनों चीज फ्रंट पर नेगोशिएशन इस वक्त चल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका तैयार होगा? ये सब बातें साफ होनी चाहिए, जिसके बाद डील फिर आगे बढ़ेगी। दरअसल अमेरिका से जो ड्रोन खरीदने की बात हो रही है वो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है। अब इसके खूबियां क्या हैं बताते हैं आपको। इसके हथियारबंद और सर्विलांस वेरिएंट होते हैं। हथियारबंद प्रेडेटर ड्रोन को रीपर कहा जाता है। टर्म आप याद रखिएगा, आगे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये रीपर ड्रोन्स होते हैं। सर्विलांस वेरिएंट स्काई गार्डियन और सी गार्डियन कहते हैं। यानी कि आपने 3 वेरिएंट आपने सुन लिए। एक वेरिएंट होता है रीपर, एक स्काई गार्डियन और एक सी गार्डियन। ये अपने नाम से स्पष्ट है कि कौन सा ड्रोन किस सेना को दिया जाएगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अब इस MQ-9 रीपर ड्रोन की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसके बारे में आपको बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जाता है। दरअसल ये पहला हंटर किलर ड्रोन है जिसे अमेरिका वायुसेना ऑपरेट करती है। ये हंटर किलर ड्रोन टारगेट को खुद सर्च करता है और सर्च करने के बाद उस टारगेट को ध्वस्त कर देता है। इसमें कोई इंसान नहीं होता है, ये रिमोट पायलट से चलता है और एक सेंसर इसमें होता है, जो सेंसर ऑपरेटर इसे सैटेलाइट लिंक से लगातार चलाता है। अमेरिका में इसे विदेशों में सैन्य अभियान के लिए बनाया और इसके मिशन सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, यमन में हुए हैं। अब देखिए, जितने आपको सेंटर्स गिनाए जहां जहां पर ऑपरेशन हुए हैं, वो तमाम जगह सैन्य रूप से अस्थिर रही हैं। चाहे वो सीरिया की बात हो, चाहे वो इराक की बात हो, अफगानिस्तान का हालिया प्रकरण आपने देखा ही क्या कुछ हुआ, पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ था। पाकिस्तान के लिए आप जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार स्पॉन्सर करता है, और लीबिया और यमन के हालात भी आप जानते हैं कि वहां पर हालात क्या है। अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को इसी ड्रोन से मार गिराया था। आप इंपॉर्टेंस समझिए इसकी। अब MQ-9 रीपर की जो बात हो रही है, उसकी स्पीड जानते हैं आपको। स्पीड आप सुनिएगा, उसकी स्पीड होती है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और करीब 1700 किलोग्राम तक का वजन ले सकता है। यानी कि एम्यूनेशन का जो वजन है वो 1700 किलो के एम्यूनेशन को साथ में कैरी कर सकता है। 4 एयर टू एयर सरफेस इसमें हेलफायर मिसाइल है और 6 लेजर गाइडेड बम इसमें लगे होते हैं। लेजर गाइडेड हेलफेयर मिसाइल एक अचूक मिसाइल कही जाती है, चूकती नहीं है कभी, टारगेट को सीधा जाती है, ध्वस्त कर देती है। और इस ड्रोन के सेंसर ग्राउंड टारगेट सर्च करते हैं, पहचान करते हैं और हमले के लिए फिक्स करते हैं कि हमला करना का। उसके बाद आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट के बेस से अमेरिका ड्रोन में फ्यूल भरकर उसे मिसाइलों से लोड करके भेजता है। मिशन पर भेजे गए ड्रोन को अमेरिका के नेवेडा का जो कीच एयरबेस है वहां से कंट्रोल किया जाता है। आपको बता दें कि एक बार फ्यूल भरने पर यह 27 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक यह ड्रोन जा सकता है। इससे सेंसर और कैमरे 10,000 फीट से भी तस्वीरें ले सकते हैं। देखिए कितना इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी है ये। अमेरिका के पास ऐसे 300 MQ-9 रीपर ड्रोन है, इसलिए कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र है, बैकबोन है उनके डिफेंस सिस्टम की। एक हथियारबंद रीपर ड्रोन की कीमत इस वक्त करीब 235 करोड़ रुपए है। अब बताते हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन से भी मिलेंगे। PM मोदी और स्कॉट मॉरिसन अच्छे दोस्त हैं और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर भी अक्सर दिखाई पड़ती है। जब ट्विटर के जरिए वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। स्कॉट मॉरिसन को लेकर पिछले साल भारत आना था, लेकिन कोविड की वजह से स्कॉट मॉरिसन का दौरा कैंसिल हो गया था। अब आमने सामने मुलाकात होगी दोनों दोस्तों की और दोस्ती और प्रगाढ़ होगी, दोस्ती के नतीजे और बेहतर निकलेंगे। अब बताते हैं वो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया अहम क्यों है। वो इसलिए क्योंकि चीन से निपटने में ऑस्ट्रेलिया का साथ बेहद जरूरी है, और दूसरी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में उन खनिजों की भरमार है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे जरूरी खनिज है। तीसरी अहम बात यह कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में ऑस्ट्रेलिया बहुत मदद कर सकता है। चौथी बात यह
कि सोलर और विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया बेहद आगे। पांचवी बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत आगे। आपको याद होगा पीएम मोदी ने हालिया दिनों में भी जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनके बारे में बात की थी कि इनको आगे लेकर जाने ये टेक्नोलॉजी अगर आती है तो इसके लिए खेती किसानी और ज्यादा मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया को भारत का साथ क्यों जरूरी है बताते हैं, जिससे कि चीन पर ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता कम हो सके। चीन से ऑस्ट्रेलिया के टकराव के बाद भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया के कुल एक्सपोर्ट में 30% चीन को जाता है तो सिर्फ 5% भारत में जाता है। अगर ज्यादा एक्सपोर्ट भारत में होना शुरू हो जाएगा, बड़ा मार्केट भारत है, तो निर्भरता चीन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की कम होगी। चीन को इंडो पैसिफिक में घेरने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत का साथ बेहद जरूरी है। यह आप पॉइंट जरा नोट करके रखिएगा। इसके आगे आपको बताते हैं, जापान की बात करते हैं। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। जापान हमारा पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पुराना बिजनेस पार्टनर है, बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत में करीब 1400 जापानी कंपनियां ऐसी हैं जो कि काम करती हैं। भारत में जापान चौथा बड़ा निवेशक है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जापान सबसे ज्यादा लोन भारत को देता है। जापान की मदद से भारत में पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपको याद होगा कि बहुत नॉमिनल वो इंटरेस्ट रेट था जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया था, इंटरेस्ट पर पैसा दिया गया था भारत को बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। पीएम मोदी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी और ये मीटिंग व्हाइट हाउस में होने जा रही है। इससे पहले जून में कमला हैरिस ने पीएम मोदी को कॉल किया था और इस बातचीत में कोरोना और वैक्सीन पर बात हुई थी। कमला हैरिस पहली भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। वो पहली एशियाई महिला है जो इस पद तक पहुंची। वो पहली अमेरिकी अश्वेत महिला है जो इस पद तक पहुंची। ये मोदी से उनकी मुलाकात बहुत खास होने वाली। कमला हैरिस की जो मां है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। कमला हैरिस की जो माता जी हैं वो तमिलनाडु से हैं। उनके खानदान के लोग आज भी तमिलनाडु में रहते हैं। इंडियन कनेक्शन की वजह से पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग बेहद स्पेशल होने वाली है। अमेरिका में बसे सभी भारतीयों की नजर इसी मीटिंग पर है। इस मुलाकात का एजेंडा पीएम ने पहले ही बता दिया था कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत में साइंस की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी और इस सेक्टर में दोनों देशों में आपसी सहयोग से क्या नए मौके बनाए जा सकते हैं उनको तलाशा जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि मीटिंग में भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच कोविड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में सहयोग और स्पेस सेक्टर में विकास पर बातचीत हो सकती है। अब बताते हैं आपको वॉशिंगटन के उस होटल के बारे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं। वहां जबरदस्त सिक्योरिटी है। टाइम्स नाउ नवभारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा उस होटल के बाहर मौजूद रहे। पीएम मोदी के काफिले में जो गाड़ियां उन्हें मैनेज करने का जिम्मा 2 इंडियंस पर है। उनसे सुशांत सिन्हा ने बातचीत भी की है। सुनवाते हैं आपको बातचीत का वंश। हमारे साथ विकेश और एडविन हैं जो कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसमें जो गाड़ियां चल रही हैं उसको पूरा देखना और उसको मैनेज करना करते हैं यहाँ पर। तो आप दोनों ज़रा बताइए, पहले तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और दूसरे हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, उनके काफिले में जो गहमा गहमी होती है और जो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, परेशानी होती है, उसमें फ़र्क होता है क्या? बहुत फ़र्क है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तब ये बैरिकेड्स जो देख रहे हैं आप, बैरिकेड्स लगाए दिए जाते हैं और डंप ट्रक लगाए जाते हैं ताकि कोई आतंकवादी हमला ना हो सके। दूसरे जो हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं उनके लिए ये प्रबंध नहीं होता। बहरहाल सिक्योरिटी काफ़ी होती है फिर भी। अच्छा, आप लोगों में भी इंटरेस्ट होता है क्या कि पीएम मोदी को के काफिले में हम भी रहने वाले हैं, घर में बताते हैं क्या? नहीं, सबको पता होता है। हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि एक तो हम खुद हिंदुस्तानी हैं और हम यहाँ पे हैं और जब हमें पता लगता है कि पीएम विजिट हो रही है तो ना अगर हमारा कुछ पर्सनल भी कोई शेड्यूल होता है तो हम देखते हैं अगर उसको हम चेंज करके इस काफिले में शामिल हो सके। अच्छा, ये बताइए, पीएम मोदी के पहले जो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए उनमें भी आप शामिल रहे हैं? नहीं, मैं रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं है। तो उनका भी काफिला देखिए, यहाँ अमेरिका में सिक्योरिटी ऐसे ही मिलती है। मैं दूसरी चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या पीएम मोदी को करीब से देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लिए जो लोगों का एक्साइटमेंट होता है और बाकी भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, क्या उनके लिए आपको फ़र्क दिखता है? बिल्कुल, बहुत फ़र्क है। लास्ट टाइम जब पीएम मोदी यहाँ आए थे तो उनकी वहाँ पे कैपिटल पे स्पीच भी थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। इस टाइम तो कोविड की वजह से कुछ लोग कम हुए हैं और पर बाकी सब कुछ देखें, मोदी साहब की जो स्पीच होती है उनका एक
रुतबा है या बयान जब भी वो देते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं तो देखें हर पीएम को वहीं पे सिक्योरिटी तो ऐसी ही मिलती है, पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है लोगों बहुत पे। ज़्यादा। मैंने ये मेरा तीसरा टाइम है पीएम मोदी के साथ, और हमेशा हमने देखा कि इनकी जो सिक्योरिटी है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं पर ऐसी सिक्योरिटी हमने नहीं देखी है कहीं। अच्छा, सिक्योरिटी अलग होती है, लोगों का प्यार भी अलग होता है। जी हाँ, जी हाँ। अगर आप जब ये जाएंगे वापस तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है इस पे काफ़ी प्रदर्शन होता है, तो लोग बहुत दूर से आते हैं उन्हें वेव करने बाद के लिए। लोग यहाँ पे खड़े होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का मोटरकेट देखते हैं, जी हाँ। फोटो खींचते हैं, या उनको ये बड़ा लगता है कि हम देखें इंडिया के झंडे, इंडिया का फ्लैग जो है, सो वो देख के अमेरिका के फ्लैग के साथ, तो दे वांट टू टेक ए पिक्चर एंड वांट टू टेक देयर पिक्चर विद देम। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बतौर भारतीय यहाँ पर आप लोग जो चर्चा करते हैं पीएम मोदी को लेकर, वो कैसे होती है, क्या होती है? जब अमेरिकन से आप चर्चा करते हैं पीएम मोदी को, तो उनकी सोच क्या है पीएम मोदी को लेकर, सेंटिमेंट क्या है? जब से ये सेकंड टर्म पे आए हैं तो लोग पूछते थे कि काफ़ी ऑपोजिशन भी हुई, इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई है दूसरी चीज़ों को लेके, तो हमें पूछते हैं कि कैसा कर रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली यही कहता है कि इकोनॉमी वाइज ही गोज़ अराउंड द वर्ल्ड, यू नो, टॉक टू डिफरेंट हेड्स ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ डूइंग गुड। और आप देखिए इंडिया अब इस सिचुएशन पे है, इट्स इन ए स्ट्रॉन्ग पावर, सो दैट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ पीएम मोदी, बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड टाइम विजिट फॉर पीएम मोदी। पहले ट्रंप के साथ मिले, एक्स प्राइम प्रेसिडेंट, तो अब ये आए हैं बाइडन से मिलने के लिए। तो अभी देखते हैं कोई पॉजिटिव। एक चीज़ और बताइए, यहाँ आप लोग जब यहाँ रह के इंडिया में कोविड जितना फैल रहा है उसको लेकर जो खबरें आती होंगी, देखते होंगे, यहाँ पर जो भारतीय हैं उनके बीच पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कुछ कम हुई है क्या, या बढ़ी है? दोनों तरफ है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आई विल बी वेरी फेयर विद यू। कुछ लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट की एलैबोरेट की हुई मतलब यू नो रिपोर्ट्स हैं, कुछ कहते हैं कि वाकई काम हो रहा है। सो यू नो इट्स ऑनेस्टली डिफिकल्ट टू से, बट यस दे हैव कंटेन्ड इट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मी। कोविड की महामारी तो अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है। अब इंडिया में कहते थे काफ़ी फैल गया, लेकिन अब कंट्रोल हो गया। तो अभी देखें लोग वैक्सीन लेना भी शुरू हो गए हैं। पहले तो अमेरिका में भी था, यहाँ कौन सा बेहतर संभाल रहे हैं? देखें कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी लोग वैक्सीन ले नहीं रहे थे, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये तो शुरुआत ये देखो कहीं से भी हुई, पर अमेरिका में हाई लेवल पे हुआ और उसके बाद सब जगह सब कंट्रीज़ में गया, बट इंडिया वालों ने पहले कंट्रोल कर लिया था। इंडिया वालों ने सबसे पहले कंट्रोल कर लिया था, बट प्रॉब्लम वहीं पे हुई कि वैक्सीन की वजह से अब लोग वैक्सीन ले रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। और सुशांत मेरे साथ लगातार इस वक्त न्यूज की पाठशाला में बने हुए हैं। सुशांत, बताइए जरा कि ये सवाल मैंने कल आपसे किया था और आपने कहा था कि इस बात का कुछ वक्त बाद में उत्तर दूंगा कि एक भारतीय होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं वहां पर, क्या आपको अंतर नजर आता है 2014 के पहले के और 2014 के अब के एरा में? अनंत, इसका जवाब मैं आपको सिर्फ इस दौरे के लिहाज से नहीं दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री के कई दौरे कवर किए, अलग अलग देशों में गया हूं, और मैंने वहां जितने भी भारतीयों से बात की है जो वहां रहते हैं विदेश में, उन सबका ये कहना है कि भारतीय को देखने का जो नजरिया वहां रहने वाले स्थानीय विदेशियों का था, अमेरिका में अमेरिकियों का या बाहर कहीं और किसी और देश के लोगों का, जी, वो चेंज हुआ है, वो परसेप्शन चेंज हुआ है। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाकर वहां बताते हैं कि भारत में विकास हो रहा है, भारत में चीजें बदल रही हैं, भारत एक सुपर पावर बन रहा है, उसका जिक्र करते हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो इस देश की छवि को बदलने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको यहां बता रहा था, अमेरिका के अंदर हम लाइव कर रहे हैं, लोग वहां से गुजर रहे हैं और वो चर्चा करते हैं कि आप यहां क्यों खड़े हैं, तो हम बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हुए हैं। ओ मोदी इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, वेरी स्ट्रांग लीडर।
ये परसेप्शन है, इसी ये लोगों का। परसेप्शन की हम लोग बात करते हैं सुशांत, जो बदला। लगातार ये जो कहा जाता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परसेप्शन बदला है। जो एनआरआईज हैं, जो वहां रहते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा वहां का है, वो महसूस करता है कि उनकी अपनी पहचान एक भारतीय के तौर पर और मजबूत हुई है और चमकी है। तो लोगों को यकीन इस बारे में करना होगा, क्योंकि ये आम लोग कहते हैं। बहुत शुक्रिया सुशांत आपका। फिलहाल न्यूज की पाठशाला में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे और बताएंगे आपको टेक्नोलॉजी की पाठशाला की क्लास। तो न्यूज की पाठशाला में बात होगी टेक्नोलॉजी की क्लास की और बताएंगे आपको कौन सा देश है दुनिया का जो कि चीन के मोबाइल को कूड़ेदान में फेंकने की बात करता है। चीन पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोप का एक छोटा सा देश है जो अपने नागरिकों से कह रहा है कि चाइनीज मोबाइल फेंक दो। वो देश कौन सा है और अपने लोगों से चाइनीज फोन फेंकने के लिए क्यों कह रहा है, ये आपको हम बताते हैं। दरअसल चीन से भिड़ने वाला एक छोटा सा देश है लिथुआनिया। आपको दिखाते हैं मैप पर कहां है। ये यूरोप का देश है, इसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 28 लाख है, लेकिन इसने चीन की कंपनियों से सीधी टक्कर ली, उन्हें आईना दिखाया और उन्हें दूसरे देशों के नियम कानून ना तोड़ने का सीधा संदेश दिया है। लिथुआनिया ऐसा क्यों कह रहा है, इसका कारण भी आपको बताते हैं। दरअसल लिथुआनिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें कहा गया कि चाइनीज कंपनी शियोमी के फोन में सेंसरशिप टूल्स और सॉफ्टवेयर लगे हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री तिब्बत, लॉन्ग लिव ताइवान इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी मूवमेंट जैसे 449 शब्दों को सेंसर कर सकता है। इंटरनेट पर भी इन शब्दों को सेंसर किया जाता है। इसके अलावा शियोमी के फोन इनक्रिप्टेड डेटा को सिंगापुर के सर्वर को भेजते हैं। यूरोप में शियोमी के मॉडल्स की सेंसर क्षमता बैन है, लेकिन इसको रिमोट के जरिए कहीं से भी एक्टिव किया जा सकता है। सेंसरशिप सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट भी लगातार होता रहता है। इसी रिपोर्ट में हुआवे के फोन्स में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गई, जिसके मुताबिक हुआवे फोन की ऐप गैलरी थर्ड पार्टी से जुड़ी है। वहां से डाउनलोड करने पर यूजर्स को वायरस युक्त एप्लीकेशन मिलते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर आप शियोमी के MI 10T 5G फोन का प्रयोग कर रहे हैं और फ्री तिब्बत ताइवान जिंदाबाद जैसे शब्द कहीं लिखे, तो मोबाइल उसे सेंसर कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फोन पर इंटरनेट चला रहे हैं और इन्हीं शब्दों को सर्च कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे नहीं, Xiaomi उनको सेंसर कर देगा। सेंसरशिप टूल्स के आरोपों पर Xiaomi ने सफाई दी। उसने कहा कि वो अपने मोबाइल डिवाइस संदेशों को सेंसर नहीं करते, कभी भी संदेशों को रोकते नहीं हैं, उन्हें ब्लॉक नहीं करते, वो सर्चिंग, कॉलिंग, इंटरनेट पर नजर नहीं रखते। Xiaomi का कहना है कि वो यूजर्स के कानूनी अधिकारों की इज्जत करता है और यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का पालन भी करता है। Xiaomi ने सफाई दी, लेकिन चीन भड़क गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि लिथुआनिया अमेरिका के हाथों का खिलौना बन गया और रूस चीन को अपना दुश्मन मानता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यह कदम लिथुआनिया के लिए आत्मघाती साबित होगा। ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया कि लिथुआनिया की सरकार अपनी छवि बदलना चाहती है और इसीलिए चीन जैसी शक्ति को आंख दिखा रही है। लेकिन चीन की कंपनियों के साथ ऐसा विवाद नया नहीं। इसी साल मार्च में अमेरिका ने चीन की 5 टेलीकॉम कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने 5 चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया था। इनमें हुआवे शामिल है, ZTE शामिल है, उनके सहित 5 चाइनीज कंपनियां थी जिसमें शामिल थी। जिन 5 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, उनमें से हुआवे पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं और हाल ही में बाइडेन सरकार ने हुआवे के सप्लायर पर प्रतिबंध लगाया। हुआवे पर अमेरिकी नागरिकों की निगरानी करने के शक में सप्लायर्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे पहले मई 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने हुआवे पर अमेरिकी फर्म्स के साथ काम करने पर बैन लगा दिया गया था। टेक्नोलॉजी की क्लास में एक और जरूरी खबर आपको बताते हैं। यूरोपीय संघ की संसद में एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें सभी मोबाइल फोन्स के लिए कॉमन चार्जर होगा। यूरोपीय संघ की संसद में प्रस्ताव पेश हो चुका है, जिसे अलग अलग फोन, लैपटॉप के लिए अलग अलग चार्जर नहीं लेने हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि कॉमन चार्जर होने से कई तरह के फायदे हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कम होगा, सबसे पहली बात, और यही फायदा अहम फायदा भी है। कॉमन चार्जर से अमेरिकी कंपनी एप्पल को बड़ा झटका लगेगा। एप्पल यूरोपीय संघ के इस प्रस्ताव का बहुत विरोध कर रहा था, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस में एक जैसा चार्जिंग पोर्ट देना बहुत बड़ा चैलेंज है। आईफोन के लिए एप्पल लाइटनिंग केबल देता है, जिससे कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड चार्ज होते हैं। तो दूसरी तरफ एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल में 2 तरह के चार्जर होते हैं, USB-C कनेक्टर
और ये USB माइक्रो बी कनेक्टर। एप्पल का कहना यह है कि चार्जर के प्रयोग से नए प्रयोग होने बंद हो जाएंगे। सभी कंपनियों के मौजूदा चार्जर बेकार हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इससे उपभोक्ता भी परेशान हो। तो अमेरिका से हमारी स्पेशल पाठशाला कल भी जारी रहेगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर डिटेल्ड चैप्टर आपके सामने हम रखते रहेंगे और न्यूज की इस पाठशाला में बहुत आसान शब्दों में, आपकी भाषा में, आपकी जानकारी की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे।